बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले कभी सियासतदानों की तरफ से गीदड़ भपकियाँ दी जाती थी, एक दूसरे को धमकियाँ दी जाती थी। अपोजिशन हुकूमती सियासतदानों को, हुकूमती सियासतदान अपोजिशन के सियासतदानों को इस तरह की गीदड़ भपकियाँ देते थे। लेकिन मामला आज इंतहाई ज़्यादा तशवीशनाक हो गया है। बात गीदड़ भपकियों से बढ़कर कुत भौंकियों तक पहुँच गई है। नाजरीन, आप समझ गए होंगे कि कुत भौंकियाँ क्या होती हैं। जिस तरीके से सियासतदान एक दूसरे पर उछल कर पड़ते हैं, जिस तरीके से गरजते हैं, जिस तरीके से बरसते हैं, जिस तरीके से किरदार कुशी करते हैं, जिस तरीके से तज़हीक करते हैं, जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, उसको कुत भौंकियाँ ना कहा जाए तो फिर और क्या कहा जाए। इधर परवेज़ इलाही की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मार्ज़ वजूद में आती है, उधर राना सनाउल्लाह साहब धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं कि मैं पंजाब में गवर्नर राज लगा दूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वज़ीर दाखिला को पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे। यही जवाज़ काफ़ी होगा। ये राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है। आइन और कानून के मुताबिक नाजरीन, आपने राय सुन ली होगी कि राना सनाउल्लाह, इनकी हुकूमत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतई तौर पर इख्तियार नहीं रखते किसी किस्म का गवर्नर राज लगाने का, किसी एमरजेंसी का। इनको ये सारा कुछ करने के लिए सदर आरफ अलवी के पास जाना पड़ेगा। सदर आरफ अलवी इनकी बात मानते हैं या नहीं मानते। हालात भी ऐसे नहीं है कि पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया जाए, और इनकी तरफ से अगर गवर्नर राज लगा दिया जाता है तो फिर अवामी समंदर, अवामी सुनामी, अवामी तूफ़ान, वो रोकना इन लोगों के बस में नहीं होगा। अवाम किस तरह से इमरान खान के साथ हैं वो पूरी दुनिया ने देख लिया, और इनके साथ कितने अवाम हैं वो भी पूरी दुनिया ने देख लिया। इजहार तशक्कर इन लोगों की तरफ से मनाया जाना था। जब ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है तो इनकी तरफ से उसी इजहार तशक्कर को यकजहती का नाम दे दिया। उस यकजहती में कितने लोग इकट्ठे हुए, लिबर्टी चौक आधा भी लोगों से नहीं भरा जा सका था। ये पीटीआई वाले नहीं कहते, गैर जानबदार भी नहीं कहते, बल्कि इनके हामी वो कहते हैं। सीरियल अलमीडा का आप देख लीजिए ट्वीट, उन्होंने इस मौके पर क्या कहा है। सीरियल अलमीडा वो शख्स है जिसने इनके कहने पर 2 दफ़ा डाउन लीक किया था। उनकी तरफ से ट्वीट किया जाता है कि लिबर्टी चौक पर लोग बहुत कम थे, इतने कम लोग थे कि इस मौके पर इनको अल्लाह रखा पेप्सी को बुलाकर वहाँ पे डांस करवाना पड़ा। और जिस तरीके से वो डांस करता है माइकल जैक्सन बनता है, लेकिन कहा जाता है जिस तरीके से वो उछल कूद करता है ऐसे जैसे उसको खारिश हो गई है, जैसे कुत्ते को खारिश पड़ जाती है, वो इधर उधर दौड़ता फिरता है। इसी तरह से माइकल जैक्सन की अदाकारी करते हुए, इसी तरह का डांस करते हुए, इसी तरह से अल्लाह रखा पेप्सी पानी पूरी वाला या पानी पूरी वहाँ पे नज़र आ रहा था। इसको लोग माइकल जैक्सन कहते हैं, और इसकी अदाकारी को देखकर, इसकी फनकारी को देखकर, इसकी उछल कूद को देखकर, इसकी खारशियत को देखकर लोग इसको साइकिल जैक्सन पुकारने लगे हैं। बात हम कर रहे थे लोगों के इजहार यकजहती की। यकजहती के लिए जितने लोग इकट्ठे हुए, इससे ज़्यादा लोग या इतने लोग पीटीआई की कार्नर मीटिंग में शामिल होते रहते हैं। यकजहती वाला मामला था, वो फ्लॉप हो गया। और फिर अगली बात सुनिए, अगले रोज़ पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इसी तरह से जश्न फतह मनाने का ऐलान किया गया था। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किस किस्म की जश्न फतह मनाना चाहते थे। आसफ अली जरदारी साहब जिस तरीके से जलीलो ख़ार हो गए हैं, जिस तरह उनको जोड़ तोड़ का किंग समझा जाता है, लेकिन इस मामले में उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को, उनके पिताजी शहबाज शरीफ को कहीं का नहीं रहने दिया। जलीलो ख़ार करके इक़्तिदार से निकालने में आसफ अली जरदारी की तजावीज़ शामिल हैं, उनके मशवरे शामिल हैं, उनके इक़दामात शामिल हैं। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी उस रोज़ जश्न फतह मनाने का ऐलान किया गया था जिस दिन तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने हक में फ़ैसला आने के बाद इजहार तशक्कर मनाने का ऐलान हुआ था। इस डे को उन्होंने नाम दिया था शुक्र अल्लाह शुक्रिया अवाम, जो पूरे पाकिस्तान में उसी तरह से जोशो खरोश के साथ मनाया गया जिस तरह अमूमन मनाया जाता है। लिबर्टी में क्या हुआ, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो इजहार तशक्कर था, जो जश्न फतह था, उसके लिए स्टेज लगाया गया था, और फिर उस स्टेज पर तहरीक इंसाफ के लोग इजहार तशक्कर मनाने के लिए आए। तो पीपल्स पार्टी के जो चंद लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे अपना स्टेज इनके लिए खाली करके चले गए। इस पर इस पार्टी को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने तस्लीम कर लिया कि जश्न फतह मनाने का, इजहार तशक्कुर मनाने का असल में किसका हक है।
इस पर पीपल्स पार्टी को थोड़ी सी शाबाश दे देनी चाहिए। जरदारी साहब को कोरोना हो गया है। हमारे लीडरों को बीमारियां भी ज़रूरत के तहत लगती हैं। आसफ अली जरदारी को मुँह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, अवाम में जा नहीं सकते थे, लीडरों के साथ मुलाकातें कर नहीं सकते थे। जो कुछ इनकी सुक्की हो गई, जो इनकी तजलील हो गई, जो इनकी तज़हीक हो गई, तो मुँह छुपाने के लिए, ख़ुद को रूपोश करने के लिए आसफ अली जरदारी साहब को कोरोना हो गया, जब उन्होंने कोरोना करवा लिया। इसी तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहबा, जब उन्होंने 17 जुलाई को ये तस्लीम कर लिया कि पीटीआई जीत गई है, उसके बाद उनके पास भी अपने वर्कर्स का, अपने लीडरों का सामना करने के लिए कोई जवाब नहीं था। उनको भी कोरोना हो गया था, वो भी 1-2 दिन के लिए कोरोना में रही। लेकिन जब उनको ये नज़र आया कि हमारी हुकूमत पंजाब में बन सकती है, हमजा शहबाज शरीफ को जिताया जा सकता है, तो उनका कोरोना फिर उनके वजूद से कहीं दूर हो गया। तो बात मैं कर रहा था इन लोगों की बीमारियों की, जो ज़रूरत के मुताबिक इनको लग जाती हैं। आसफ अली जरदारी साहब जब अदालतों में पेश होना होता है तो खूंटा पकड़ लेते हैं कि चल नहीं सकते। हमजा शहबाज शरीफ को लक की पीड़ हो जाती है, यानी कमर दर्द हो जाती है, अदालतों में पेश नहीं हो सकते। ये इनके रवैये हैं, किस तरीके से इनको बीमारियां लग जाती हैं। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी कैसे बीमार हुए, किस तरह से बीमार हुए। पाकिस्तान से बाहर जाना था तो उसके लिए उनको बीमारी लग गई, उस बीमारी की ज़रूरत थी, ज़रूरत के तहत मियां नवाज शरीफ साहब को बीमारी लग गई। अब मियां नवाज शरीफ की तरफ से हमजा शहबाज शरीफ को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निकाल दिया गया है, आइन के मुताबिक फ़ैसला हुआ है, मियां नवाज शरीफ की तरफ से एक बार फिर कहा गया है, ये आज की खबर है, लंदन से मुर्तज़ा शाह ने ये खबर दी है। वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा है, फजलुर रहमान को कहा है, जरदारी को कहा है, पीडीएम की क़यादत को कहा है कि इन हालात में हमें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, मज़ीद आगे नहीं चलना चाहिए, अवाम के पास इलेक्शन के लिए जाना चाहिए। ये मियां नवाज शरीफ साहब की राय है। वो कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा अरसा हुकूमत में रहे तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी, हमारी पार्टी का जीतना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की इस बात पर कोई भी पीडीएम का लीडर कान नहीं धरेगा। इनको पूरी जिंदगी, इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूरी ज़िंदगी जीत ही नहीं सकते, इक़्तिदार में आ ही नहीं सकते। इनके पाँव के नीचे बटेरा और चिड़ा आ गया है, तो इस चिड़े को ये किस तरह से छोड़ सकते हैं। ये पाकिस्तान के वसाइल को निचोड़ने के लिए, पाकिस्तान को चचूड़ने के लिए आखिरी लम्हे तक जाएंगे, जब तक इनको कान से पकड़कर कोई निकाल नहीं देता। ना शहबाज शरीफ अपने भाई की बात मानेंगे, ना पीडीएम की क़यादत आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान समेत मियां नवाज शरीफ की बात मानेगा इक़्तिदार छोड़ने की। मियां नवाज शरीफ साहब अगर कहें कि जलसे करो, जुलूस निकालो, ये कर दो, वो कर दो, उसके लिए आमादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आमादा नहीं होंगे तो इक़्तिदार छोड़ने पर आमादा नहीं होंगे। कुछ हलकों की तरफ से कहा जा रहा है कि नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे, अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। उन अदारों को भी इनकी तंबी खींचनी पड़ेगी, क्योंकि ये अपने आप इक़्तिदार से अलग होते हुए कभी तैयार नहीं होंगे। हमजा शहबाज शरीफ के वज़ारत आला से अलहदा होने के बाद उनके पिताजी शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, परेशान भी हैं, इश्तियाल में हैं। उनको नज़र नहीं आ रहा कि उनके सामने क्या है। उनकी आंखों के सामने हमजा शहबाज शरीफ की वज़ारत आला जाने के बाद अंधेरा छा गया है, अकल उनकी माऊफ हो गई है। ऐसी बातें करते हैं जो कोई आसान बाख्ता शख्स ही कर सकता है। अदलिया के ऊपर चढ़ाई पर चढ़ाई कर रहे हैं। इनकी तरफ से कहा गया है कि किस तरीके से अदलिया ने ये फैसला कर दिया। साथ ये कहते हैं लड़ेंगे, शिकस्त नहीं मानेंगे, हमारे साथ अलग बर्ताव किया जा रहा है जो कबूल नहीं होगा, फैसला हक पर करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने अदालती इस्लाहात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए कौमी असम्बली से करारदाद भी मंजूर करवा ली है। ये सारा कोई शहबाज शरीफ के डिप्रेशन का इजहार है कि वो कितने ज़्यादा डिप्रेस हुए हैं, कितने ज़्यादा वो टेंशन में आ गए हैं अपने बेटे की वज़ारत आला जाने के बाद। अदलिया को किस तरीके से धमकियाँ दे रहे हैं, अदलिया के इख्तियारात काम करना चाहते हैं। फरतुल्लाह बाबर साहब पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, वो ISI के इख्तियारात ख़त्म करना चाहते हैं, ISI को हुकूमत के अंडर में लाना चाहते हैं, वज़ारत दाखिला के अंडर लाना चाहते हैं, ISI का वो ऑडिट करना चाहते हैं, फ़ौज का ऑडिट करना चाहते हैं। उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि जजों के इख्तियारात कम होने चाहिए, अदलिया में इस्लाहात होनी चाहिए। फरतुल्लाह बाबर की बातें फ़ौज के हवाले से किसी हद तक काबिल कबूल हो सकती हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जाना
کہ ISI کا بجٹ سامنے لایا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک احمقانہ بات ہے۔ ISI اس کے سربراہ کا کردار جو بھی ہو، لیکن ISI کے حسابات کا جائزہ لینا، ان سیاستدانوں کے سپرد کر دینا، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ISI پاکستان کے اندر ہی نہیں، پاکستان کے مفادات کا تحفظ ISI پاکستان کے باہر بھی کرتی ہے۔ ان کے اوپر ان لوگوں کو لا کے بٹھا دینا کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہو سکتا۔ تو باقی جہاں تک عدلیہ کے اختیارات کام کرنے کی بات ہے، سو موٹو ایکشن کا معاملہ چیف جسٹس سے واپس لینے کی بات ہے، ایسی اس کے علاوہ اور بھی کئی اصلاحات عدلیہ میں کی جا سکتی ہیں ان لوگوں کی طرف سے۔ عدلیہ کے حوالے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری عدلیہ مثالی عدلیہ ہے۔ ہماری عدلیہ کی طرف سے، ہمارے ججوں کی طرف سے فیصلے ایسے آتے رہے ہیں جو ناقابل قبول تھے، ناقابل سمجھ تھے۔ تو فیصلے ایسے ہونے چاہیے جن کو آپ کہہ سکیں کہ 2 + 2 4 ہے۔ اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ ان لوگوں کی طرف سے عدلیہ کو محدود کرنے کی اگر بات کی جاتی ہے، کوئی قانون سازی کی جاتی ہے، اول تو ان کے پاس ایسی اکثریت نہیں ہے کہ آئین میں کوئی ترمیم کر سکیں۔ قانون یہ بدل سکتے ہیں، لیکن لا محالہ یہ قانون انہی ججز کے پاس جائے گا۔ کیا جج صاحبان اپنے اختیار چھوڑ دیں گے؟ قطعی طور پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات یہ ہے کہ عدلیہ کی طرف سے اگر کسی خاندان کی سب سے زیادہ سپورٹ کی گئی ہے تو وہ شریفین ہیں۔ آپ شروع سے لے کر آج تک دیکھ لیں کہ اس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے، ان کے خلاف جو مقدمات درج ہوتے رہے وہ کس طریقے سے خارج ہوتے رہے۔ پاناما کیس کو دیکھ لیں، وہاں پہ عدلیہ اگر فعال نظر آئی، میاں نواز شریف کو سزا ہو گئی، لیکن یہی عدلیہ ہے جس کی طرف سے میاں نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھجوا دیا گیا۔ یہی شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے خلاف کتنے مقدمات ہیں، ہر مقدمے میں ان کو ضمانت مل چکی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ وہ بھی مجرمہ ہیں، ان کو قید کی سزا ہو چکی ہے۔ جیل سے نکال کر ان کو اپنے پتا جی کی تیمارداری کے لیے ضمانت دے دی جاتی ہے، اور 2.5 سال سے وہی پتا جی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تیمارداری سبحان اللہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ پاکستان سے بیٹھ کر ہو رہی ہے۔ تو یہ عدلیہ جس کے اختیارات محدود کیے گئے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ان حکمرانوں کو ہوگا، ان لوگوں کو ہوگا۔ آپ اپنے مفاد کے لیے کوئی قانون بنائیں گے، کل کوئی دوسری حکومت آئے گی، وہی فائدہ ایسے قوانین سے اٹھائے گی۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ کر دیں محدود عدلیہ کو جتنا یہ کر سکتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ عدلیہ اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔